हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की वो बेहतरीन चल रही होगी। और उसी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आती हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एमसीक्यू एंड पी बाई क्यू। ठीक है, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएनएसटी यूपी से हैं, बिहार से, राजस्थान, झारखंड और अदर ऑल स्टेट जितने में भी एनसीईआरटी आती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम एमसीक्यू कवर करने वाले हैं पुरुष जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली सभी क्लासेस आपको तुरंत मिल सकें। डन, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष जनन तंत्र शरीर के किस भाग में स्थित होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो एक बच्ची ने कमेंट किया था कि दी आप इंग्लिश में भी रखना ऑप्शन। तो देखिए बेटा, आज मैं इंग्लिश में भी रख के लाई हूँ, अब दोनों बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है थोरेसिक रीजन, बी है पेल्विक रीजन, सी है एब्डोमिनल रीजन, डी है नेक यानी गर्दन। तो देखिए पुरुष जनन जो तंत्र होता है बेटा वो स्थित होता है नीचे। ठीक है, नीचे कहाँ पे, पेल्विक रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए पुरुष जनन जो तंत्र होता है वो पेल्विक रीजन यानी श्रोणि क्षेत्र में होता है। इसमें क्या है, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होते हैं, शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होते हैं, टेस्टिस होते हैं, एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटलिया शामिल होते हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, ध्यान से सभी लोग रीड करेंगे। पूछा गया है कि पुरुष जनन तंत्र में कौन कौन से भाग शामिल होते हैं। ऊपर जो मैंने एक्सप्लेनेशन में बता दिया था बेटा वही क्वेश्चन है कि पुरुष जनन जो तंत्र होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उनमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से थे, टेस्टिस थे, एसेसरी डक्ट सी, ग्लैंड थी एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया का मतलब होता है जैसे पेनिस हो गया, ठीक है, जो बाहर की तरफ दिखता है यानी कि सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, वन पेयर टेस्टिस होते हैं। ठीक है, कितने, वन पेयर टेस्टिस होते हैं, एसेसरी डक्ट्स होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, रिक्वायर ग्लैंड्स होती हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर आता है पेनिस। ठीक है, शामिल होते, ये सभी मिलकर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव, मेल का रिप्रोडक्टिव पूरा सिस्टम मैनेज करते हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी याद रख लेना, वन पेयर होते हैं टेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण शरीर में कहाँ स्थित होता है। एक मिनट रुकना, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हटा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए अब बढ़ती हूँ आगे, चलिए अब सही रहेगा। तो यहाँ पे पूछा है कि वृषण शरीर में कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, स्थित होते हैं। तो देखिए बेटा जो वृषण होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के थैलीनुमा संरचना में इस टाइप से आपने देखा होगा कि वृषण क्या है, इस टाइप से क्या है, थैलीनुमा संरचना में क्या होते हैं, बंद होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, बंद होते हैं। और ये वृषण संख्या में कितने होते हैं बेटा, बता दिया था मैंने कितने होते हैं, वन पेयर यानी कि 2 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब ये कहाँ पे होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ये होता है, क्या होता है, स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश। ठीक है, वृषण कोश। ठीक है, इसी में क्या होते हैं, हमारे टेस्टिस होते हैं। ठीक है, वृषण कोश के अंदर कितने होते हैं, वन पेयर यानी कि एक जोड़ी, यानी संख्या में बात की जाए तो 2 होते हैं। डन, क्वेश्चन याद रख लेना, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वृषण कोश में स्थित होते हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है,
ध्यान से सभी बच्चे रीड करेंगे। वृषण कोश का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्क्रोटम? जो वृषण कोश होता है, सॉरी बेटा, उसका मेन काम क्या होता है? तो देखिए उसका मेन काम होता है कि जो वृषण है अंदर, उनके टेम्परेचर को क्या है, मेंटेन करता है। उन्हें ना टेम्परेचर कम हो पाए ना ज़्यादा हो पाए, मतलब एक ज़रूरी मात्रा में, ठीक है, मेंटेनेंस करता है। ना कम होने देता है ना ज़्यादा होने देता है, प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है। तो वृषणों के तापमान को क्या है, मैनेज करने का काम करता है। डन, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कितना टेम्परेचर ज़रूरी है? एनसीईआरटी की लाइन है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। किससे? हमारे बॉडी से, ठीक है, हमारी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया, वो उसके लिए क्या है, आवश्यक होते हैं। स्पर्म निर्माण करने के लिए हमारी बॉडी से 2 से 2.5 क्या है, डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए तापमान, जब हमारे जो स्पर्म है वो अच्छे तरीके से बनते हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वृषण में लगभग कितनी वृषण पालिकाएं होती हैं? हाउ मैनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस? इस प्रकार से देखिए टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर कुछ इस प्रकार से लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि कितने लोब्यूल्स होते हैं, तो देखिए इसके अंदर 250, ठीक है, 250 लोब्यूल्स होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 क्या होते हैं, कक्ष होते हैं, जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। प्रत्येक पालिका में क्या है, शुक्रजनक नलिकाएं उपस्थित होती हैं, जो मैंने ऐसे बनाया था ना, ए, शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं और इसी के बीच क्या होते हैं, एक अक्ष होते हैं। डन, चलिए अब पूछा है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? स्पर्म प्रोड्यूस, स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? तो देखिए स्पर्म का जो निर्माण है, ठीक है बेटा, याद रख लेना, वो ST यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से होता है। याद रख लेना, S से स्पर्म, S से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्रजनक नलिकाएं। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मैं कहूँगी बेटा, आप जो मेन टर्म है ना वो इंग्लिश में रखो याद, तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। क्या है, इंग्लिश में याद रखो तो बेटर रहेगा, क्योंकि जब कभी हिंदी वाले क्वेश्चन में बेटा गलती होती है तो जो एग्जामिनर है वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन पर प्रायोरिटी देता है, वो इंग्लिश वाले को सही कर देता है, ठीक है। और जब आप मेन टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में याद करेंगे बेटा, तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे, क्योंकि बेटा वहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। डन, तो यहाँ पे कहाँ पे होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। चलिए ठीक है, अब बात आती है कि ये कहाँ पाई जाती है। तो मैंने बताया था कि सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल होती हैं, ठीक है, वो वृषण पालिकाओं की इस तरीके से मैंने बनाई थी, उन्हीं के क्या है अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जहाँ पर स्पर्म का निर्माण होता है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या होता है? तो देखिए जो सर्टोली कोशिकाएं हैं उनका मेन काम होता है कि जो स्पर्म होता है, ठीक है, उसको क्या है, न्यूट्रिशन देना, खाना पीना देना, जिससे वो अपना काम अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा नरस स्पर्म, यानी शुक्राणुओं को पोषण देना सर्टोली कोशिका का काम होता है, ठीक है। चलिए देखिए होता क्या है कि सर्टोली कोशिकाएं जो शुक्रजनक नलिकाओं में पाई जाती हैं, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं उन्हीं में पाई जाती हैं। ये विकसित हो रही जर्म सेल्स, ठीक है, जर्म सेल यानी स्पर्म, ठीक है, को क्या है, पोषण देती हैं और सपोर्ट करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं। डन, चलिए अब बेटा किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अगर फिर भी होता है तो आप पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि अब मैं एक्सप्लेनेशन भी लेके आ रही हूँ। बस बेटा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता बेटा तो मैं धज्जियाँ उड़ा देती कि बायोलॉजी से आपको कभी डर नहीं लगता, ठीक है ना। साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैनेज कर लेती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा सिर्फ मोबाइल है, वाईफाई नहीं है, तो नेट इतना नहीं आता है तो उतनी ही क्लास अपलोड कर पाती हूँ। और बस मेरे पास बेटा नॉलेज है, बट नॉलेज को ठीक है ट्रांसफ़र करने के लिए कोई सेटअप नहीं है। मैंने सिंधिया जी से कहा था, बोला था कि मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं अभी ले नहीं सकती बेटा, क्योंकि पढ़ाई में सारा रुपया लग चुका है, पढ़ लिया है सारा कुछ। अब क्या है, मेरा उद्देश्य है कि मैं बच्चों को मेडिकल फील्ड में जोड़ूं और बच्चों को बेहतरीन तरीके से जो चीज़ें मैंने फेस की हैं मेडिकल लाइन में वो दूसरा बच्चा फेस ना करे। बस मेरा यही उद्देश्य है। बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रखा तो एक दिन ज़रूर आपकी दीदी छा जाएंगी, ये खुद से वादा रहा है, ठीक है। चलिए, नरजम कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो देखिए, नरजम कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। चलिए, ठीक है, नरजम सेल स्पर्मेटोगोनिया कहलाती हैं। ये क्या है, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस द्वारा शुक्राणुओं का क्या है, निर्माण करती हैं। ये पॉइंट भी याद रख लेना कि शुक्राणुओं का निर्माण कौन से विभाजन द्वारा जो नरजम सेल हैं वो करती हैं, तो अर्धसूत्री, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रफ कॉपी लेके बैठा करो, जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो नोट कर लिया करो, फिर पूछ लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाएं कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं? कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेंगी लीडिंग कोशिकाएं? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, थायरोक्सिन। तो देखिए, लीडिंग कोशिकाएं हैं वो एंड्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। डन। चलिए, देखिए जो लीडिंग कोशिकाएं हैं वो वृषण के, जो वृषण होता है, टेस्टिस होता है, उसके इंटरस्टिशियल स्पेस होता है अंदर की साइड, वहीं पाई जाती हैं। ये एंड्रोजन हार्मोन को क्या है, संश्लेषित करती हैं, स्त्रावित करती हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्रजनक नलिकाओं की भीतरी परत किन कोशिकाओं से बनी होती है? भीतरी परत, भीतरी परत, तो देखिए शुक्रजनक नलिकाओं की जो भीतरी परत है, ठीक है, वो सेटोली सेल प्लस स्पर्मेटोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, नर्व जर्म सेल है, उससे बनी होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे समझ लीजिए कि शुक्रजनक नलिकाओं यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की भीतरी परत नरजम कोशिका यानी स्पर्मेटोगोनिया तथा सेटोली सेल से बनी होती है। ये शुक्राणु निर्माण में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोनों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सहायक, ठीक है, कौन सी पुरुष सहायक जनन नलिका है? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, रेड टेस्टिस और उपयुक्त में से सभी। तो देखिए बेटा, यहाँ पे पूछा है कि कौन सी पुरुष सहायक जनन नलिका है। तो देखिए, एपिडिडाइमिस भी होता है, वास डिफरेंस भी होता है, रेड टेस्टिस भी होता है, तो सभी ये सहायक ग्रंथियां हैं। ऐसे सभी रिप्रोडक्टिव क्या है, क्या है, ऑर्गन है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्रजनक नलिका किसमें खुलती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन किस में होती है? यूरिनरी ब्लैडर में, ट्यूबुलाइलेक्टी में, लंग्स में, हार्ट में। लंग्स और हार्ट तो छोड़ दो, ठीक है। अब बात आती है दो ऑप्शन की, तो यूरिनरी ब्लैडर भी छोड़ दो, बस बचा ऑप्शन ट्यूबुलाइलेक्टी। वृषण नलिकाओं में क्या है, शुक्रजनक नलिका खुलती है। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवृषण कहाँ स्थित होता है? जो अधिवृषण होता है वो कहाँ पे स्थित होता है? एपिडिडाइमिस। तो देखिए, एपिडिडाइमिस है वो कहाँ पे स्थित होता है? प्रत्येक वृषण की पक्ष सतह पर, पोस्टीरियरी सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, ठीक है, क्या है, अधिवृषण प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, ध्यान से सभी लोग रीड करेंगे कि शुक्रवाहक यानी बास डिफरेंस कहाँ लूप बनाता है?
जो बास डिफरेंस होता है वो कहाँ पे लूप बनाएगा? तो देखिए वो लूप बनाता है अबव द यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय के ऊपर क्या है वो लूप बनाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। डन, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 15। क्या पूछा है? स्खलनीय वाहिनी किस में खुलती है? जो एजाकुलेटरी डक्ट होती है वो किस में ओपन होती है? ठीक है, स्टोमक में, यूरेथ्रा में, हार्ट में, लंग्स में। तो याद रख लेना वो ओपन होती है यूरेथ्रा के अंदर यानी कि मूत्र मार्ग में। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि शुक्र वाहक में जो शुक्राशय होता है, सेमाइनल वेसिकल होता है, उसकी वाहिनी मिलती है और यह मिलकर स्खलन वाहिनी यानी एजाकुलेटरी डक्ट क्या है बनाती है। ठीक है, जो यूरेथ्रा में खुलती है। इस टाइप से ये प्रोसेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों में मूत्रमार्ग शरीर के किस अंग के माध्यम से बाहर खुलता है? इन मेल्स द यूरेथ्रा ओपन्स आउटसाइड थ्रू विच ऑर्गन? ईयर, पेनिस, नोज, स्किन। तो पेनिस के द्वारा। ठीक है, बाहर पेनिस के द्वारा, सेशन के द्वारा। ठीक है, देखिए होता क्या है कि यूरेथ्रा मूत्राशय यानी ब्लैडर से निकलकर पेनिस के माध्यम से बाहर खुलता है। इन बाहरी छिद्र मूत्रमार्ग मुख यानी यूरेथ्रल मीटस कहलाता है। मूत्रमार्ग मुख यानी यूरेथ्रल मीटस, हिंदी में मूत्रमार्ग मुख और इंग्लिश में यूरेथ्रल मीटस कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणुओं का भंडारण मुख्यतः कहाँ होता है? शुक्राणु कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं? एपिडिडाइमिस, यूरिनरी ब्लैडर, लीवर, किडनी। तो देखिए जो हमारे स्पर्म होते हैं वो एपिडिडाइमिस के अंदर क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्र वाहक का मुख्य कार्य क्या है? जो शुक्र वाहक होता है, बास डिफरेंस होता है, उसका मेन कार्य क्या होता है? ठीक है, तो देखिए उसका मेन काम होता है, ठीक है, उसका मेन काम होता है शुक्राणुओं का परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ठीक है, डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र मार्ग का बाहरी छिद्र क्या कहलाता है? जो मूत्र मार्ग में बाहरी छिद्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो बाहरी छिद्र को हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, देन चलिए आगे बढ़ते हैं। मूत्र मार्ग सेशन के अंतिम भाग में एक छिद्र के रूप में खुलता है जिसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्खलनीय वाहिनी किसके मिलने से बनती है? जो स्खलनीय वाहिनी होती है वो किसके मिलने से बनती है? ठीक है, तो देखिए वो बनती है शुक्र वाहक और शुक्राशय की वाहिनी, यानी शुक्र वाहक मतलब बास डिफरेंस और डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल, ये दोनों आपस में मिलती हैं जब क्या है एजाकुलेटरी डक्ट बनती है। चलिए, तो आई होप, उम्मीद करूंगी कि आज के आपको जो क्वेश्चन है वो सारे समझ में आए होंगे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने लगभग कवर करवा दिए हैं। अब आपकी बारी है कि अब आपको बताना है कि इन क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन क्या हैं करेक्ट हुए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं कमेंट में बताओ, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी कमेंट में बताओ, और कौन कौन कहाँ से क्लास देख रहा है ये भी कमेंट में बताओ। और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं इतने अच्छे से बच्चों को पढ़ाती हूँ, नींद छोड़ के आपको ज़रूर क्लास दे रही हूँ ऐसे भी करके। तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि एक बार कमेंट में बस बता दिया करो कि क्लास कैसी लग रही है, बस कमेंट ज़रूर करके जाया करो कुछ भी अपने मन से। ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे आज एक बार कमेंट ज़रूर कर देना फिर से। तो जाते जाते एक बात कहूँगी बेटा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा, यूँ थकन ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बस बेटा सब्र करे रहो, मेहनत करते रहो, सब कुछ एक दिन हासिल होगा। ठीक है,
तो चलिए, कोई भी डाउट है कमेंट कर देना और डेली जुड़े रहिए, मैं डेली क्वेश्चन लाऊंगी टॉपिक वाइज, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और लाइव आऊँगी शाम को, कोशिश करूँगी, तो आप लोग जुड़ना मत भूलना, ठीक है। चलिए मिलती हूँ कल।